हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 11th बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो, ये आपको क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th के चैप्टर्स को समझने में भी काम आएगा, और इनफैक्ट क्लास 11th में ही जो आगे का चैप्टर है उसको समझने के लिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको बहुत बेसिक चीजें क्लियर होती हैं। तो ये आप ये मान के चलो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अब जैसे पहले ही आपको पीपीटी में दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे कैटिनेशन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। आप सब ने क्लास 10th में बच्चों ये चैप्टर पढ़ चुके हो कार्बन कंपाउंड्स के नाम से। ऑर्गेनिक से रिलेटेड सबसे पहला जो इंट्रो आपको मिला था दैट वाज क्लास 10th कार्बन इन इट्स कंपाउंड, और वहां पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो जस्ट मैं दो चीजें आपसे रिकॉल कराना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि आपने कैटिनेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा वहां पे बच्चों, हाँ या ना? आपने कैटिनेशन के बारे में पक्का पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे पढ़ने से पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ने से पहले हमें कार्बन के बारे में पढ़ना होता है बेसिकली। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो इतना जरूर मान के चलना कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन है तो वो हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा कि अगर उसमें कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही। जैसा अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन अगर मैं मीथेन की बात करूं CH4, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ हाइड्रोजन भी मिलेगा आपको। ओके, कार्बन हाइड्रोजन में जरूर बॉन्ड होगा। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही होगा। हाँ, मेजॉरिटी होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी नहीं होगा। इतना हमेशा याद रखना। दैट मीन्स बेसिकली कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ओके, जो जिसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जुड़े होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए। लेकिन आप अभी मान के चलो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होना बिल्कुल जरूरी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो वैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल आगे भी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और आपने क्लास 10th में भी ये चीज पढ़ा होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसको आप क्या बोलते हो? कैटिनेशन। कैटिनेशन इज नथिंग बट सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है अपने जैसे बहुत सारे कार्बन से जुड़ने के। हाँ या ना? अपने सारे बहुत सारे कार्बन से जुड़ने की। तो जिसके चक्कर में क्या होते हैं, जो कार्बन होते हैं ये बहुत बड़े बड़े चेन बनाता है। आपने यहां तक भी पढ़ा होगा ना, C10H22, हाँ या ना? तो आपने पढ़ा होगा एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी चीजें क्या है आपके पास? ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े हुए, कार्बन कंपाउंड्स पढ़े हुए क्लास 10th में, और बड़े बड़े होते हैं। आपने बाकी ऐसा बहुत कम कंपाउंड देखा होगा जिसमें O10 दिखता हो, आपके पास नाइट्रोजन 10 दिखता हो, लेकिन कार्बन में बड़ी आसानी से 10, 12, 20, 30, 40 बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हमेशा ये फर्स्ट स्लाइड का पर्सपेक्टिव ये था आपको एक बार याद दिलाना कि कौन कौन से मेन चीजें थी जो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो उसमें कौन कौन सी एक चीज है? एक कैटिनेशन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड वहां पे हम देखते हैं कि अब एक बार जब हम 11th को शुरू कर रहे हैं तो जो सारी चीजें जो हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं उतना तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, उसके आगे चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है चैप्टर के स्टार्ट होते हैं, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। नाम से लग रहा है वाइटल फोर्स, कुछ दिव्य शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बच्चों साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या बताया? बर्जीलियस ने ये बताया कि जो लिविंग, एक टाइम तक ये माना जाता था बच्चों कि खाली और लिविंग बीइंग्स जो है ना खाली वही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लिविंग बीइंग्स के बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो पसीना पसीना होता है, पेशाब होता है, ये सारी चीजें, वेस्ट होता है पेड़ पौधों से या एनिमल से, वो सारी चीजें क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई करती हैं। तो एक टाइम तक माना जाता था
कि खाली जो लिविंग बीइंग्स हैं वही खाली क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। खाली लिविंग बीइंग्स ही क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस चीज को माना गया, इस चीज को बर्जीलियस ने बताया कि लिविंग बीइंग्स ही हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है, उनके पास यूनिक एबिलिटी होती है जो नेचर ने उनको प्रोवाइड करी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रोड्यूस कर पाते थे। तो ये चीज थी वाइटल फोर्स थ्योरी। आपसे कोई पूछे व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, स्वीडिश साइंटिस्ट थे वो, ओके, स्वीडन, जो मॉडर्न स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, वहां के थे ये। तो उन्होंने बोला कि ये एक लिविंग बीइंग में यूनिक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करने की, एक स्पेशल एबिलिटी होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। बट उसी के कुछ टाइम बाद 1828 में इन्हीं के स्टूडेंट थे एफ वोलर। इन्होंने क्या करा, अब जैसे इन्होंने बोला कि लिविंग बीइंग्स के पास एबिलिटी होती है, तो क्या माना जाता था इस टाइम तक कि खाली लिविंग बीइंग्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लेबोरेटरी में नहीं बनाई जा सकती, ओके। तो उन्हीं के स्टूडेंट एफ वोलर ने क्या करा, इंटेंशनल नहीं था ये रिएक्शन, ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट था इंटेंशनल नहीं था, बट इन्होंने ये परफॉर्म करा जिसमें इन्होंने अमोनियम साइनेट जो था आपके पास NH4CNO, उसको जब उन्होंने गर्म करा, हीट करा, तो वो क्या हो गया, NH2CONH2 में कन्वर्ट हो गया, जो आपका यूरिया होता है। आपने सुना होगा यूरिया के बारे में। और यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ये क्या है, आपका नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी कार्बन है, तो कार्बन होना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कार्बन नहीं है तो इतना पक्का है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन है तो हो भी सकता है, ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ओके। सो उन्होंने लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम बनाया, और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई, ओके। तो ध्यान रखना, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और एफ वोलर ने 1828 में इस चीज को गलत प्रूव कर दिया, ओके, लेबोरेटरी में क्या बना के, यूरिया बना के। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में, जहां पे आपको पता चला कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी और एफ वोलर ने किस रिएक्शन की हेल्प से उस चीज को गलत प्रूव करा। अब मेन कंटेंट के ऊपर चलते हैं इस चैप्टर के। जो सबसे पहली चीज है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो उनका एक सर्टेन शेप होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ओके। और बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहले टॉपिक में कि कार्बन जो है वो कितने तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है। ये सब आप बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, और इस बुक में 11th में ही आपको 4th चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 4th चैप्टर, जहां पे आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है, हाँ या ना, केमिकल बॉन्ड के बारे में, वहीं पे आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है, वहीं पे आपने सिग्मा बॉन्ड, वहीं पे पहली बार पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करें, केमिकल बॉन्ड वाले वीडियोस को देख के आए, वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, और मैं उस चीज को डायरेक्टली यूज करूंगा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाने के पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से कार्बन डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनाता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होती है, ओके। तो कार्बन में अगर मैं बात करूं तो सारे सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, उसके पास डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है, जो शेप होता है कंपाउंड का वो बच्चों क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, वो हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, वो हमेशा आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको 4th चैप्टर की वीडियोस में, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते पेपर में, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, जो एक सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अगर मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड है, दैट मींस कार्बन कार्बन आपने सिंगल बॉन्ड भी पढ़ा है, कार्बन कार्बन आपने डबल बॉन्ड भी पढ़ा है, और कार्बन कार्बन आपने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है। ये तो चीज आप कहाँ पे पढ़ चुके हो, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, या आप 10th में ही पढ़ चुके हो। तो वो सिंगल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है, डबल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कभी भी जो एक अकेला सिंगल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर डबल बॉन्ड, हमेशा याद रखना कि कितने ही मल्टीपल बॉन्ड हो उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। अब उसी तरीके से जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि एक कंपाउंड दे देंगे, इस पे मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा, ओके। कि अगर कोई एक कार्बन है जिसके चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियसली अगर 4 सिग्मा होने हैं तो चारों सिंगल बॉन्ड ही हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, मैक्सिमम बनाता है 4 बॉन्ड। और आपको पता है 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सेकंड में 4 हो गया। और आपने पढ़ा हुआ है ये 10th क्लास में कि ये 4 लूज भी नहीं कर पाता, 4 गेन भी नहीं कर पाता, बिकॉज
अगर ये 4 लूज कर देगा तो उतनी एनर्जी नहीं है, 4 गेन कर लेगा तो उसका न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे बेस्ट चीज ये क्या करता है, गिव एंड टेक की जगह शेयरिंग करता है, और ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए ये टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। अब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाना है तो चारों सिंगल हो सकते हैं। अगर चारों सिंगल हैं तो बच्चों वो वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसको हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया गया है 4th चैप्टर में, वो आप देख सकते हैं। अगर मान लो एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली मान लो कि बाकी मैं हाइड्रोजन मान के चलता हूं यहाँ पे, ओके, मैं इथीन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस कार्बन की बात करूं तो देखो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सिंगल। अब मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसमें 3 सिग्मा हो गए और एक पाई हो गया, तो वैसा आपका क्या हो गया, sp2 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपके पास सपोज करो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या हो गया, एक सिग्मा दो पाई। और इस कार्बन के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गया है ना, एक ये हाइड्रोजन के साथ होगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ होगा, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। एक और सिचुएशन आती है बच्चों जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, वो क्या होता है, सपोज करो कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ओके। तो इस तरीके से मान लो आगे ये किसी चीज से जुड़ा उससे मतलब नहीं है मेरे को अभी, अगर मान लो ऐसा है तो क्या इस कार्बन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दोनों साइड डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं देखूं तो एक सिग्मा एक पाई, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो इसके पास भी 2 सिग्मा 2 पाई हो गया ना, तो ये भी बच्चों ये वाला कार्बन स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को मैं फिनिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस करा के, जो भी मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे आपको समझाया है, ओके। उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को मैं आपको 4th चैप्टर जो है केमिकल बॉन्ड वहां पे कवर कर चुका हूं कि स्पेशल फीचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, आपको हमेशा याद रखना जो पाई बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड, सो फीचर ऑफ पाई बॉन्ड ये मैं आपको 4th चैप्टर में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो पाई बॉन्ड की कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। हमेशा जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनता है p ऑर्बिटल के। ये डंबल शेप में क्या होते हैं, p ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो उससे आपका क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है। हमेशा पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस होगा दोनों कार्बन के, और ये जो आपका क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इससे पैरेलल ओरिएंटेड होते हैं, दैट मींस उसे पैरेलली ओरिएंटेड होते हैं दोनों आपस में, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, ओके। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होनी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप बोलते हो कि वो पाई बॉन्ड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों, वो है कि जो रोटेशन होता है ना, देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अलाउड है, वो कर सकते हैं, दैट मींस ये एक सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ये क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसको आगे डिटेल में हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स प्रोजेक्शन ये सारी चीजें अभी आपको नहीं समझ में आ रही तो दैट इज फाइन। न्यूमेंस प्रोजेक्शन, सोर्स प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे आपको रोटेशन से और अच्छी चीजें, रोटेशन से रिलेटेड और बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी फिलहाल के लिए इसको साइड में करते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पे भी मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हो, जहां पे आपका पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है वहां पे रोटेशन जो होता है वो अलाउड नहीं होता, मतलब ये ऐसे और ये इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे देखो ये ओवरलैपिंग हो रखी है ऊपर और नीचे, अगर ये रोटेट करेंगे न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा पाई बॉन्ड होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं कर सकते, ओके। रोटेट का मतलब ये नहीं दोनों एक डायरेक्शन में रोटेट कर, दैट इज फाइन, एक इस डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा क्यों रोटेशन अलाउड नहीं होता। और एक और चीज है कि इस स्ट्रक्चर की वजह से जिस तरीके से ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड बनने के लिए, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। क्यों?
क्योंकि देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये जो एक्सिस है दिस इज दैट एक्सिस, ओके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ पे ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है और नीचे ओवरलैपिंग होती है, तो उसको आप इस तरीके से भी डिपिक्ट करते हो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं जहां पे ओवरलैप हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो टाइटली हेल्ड नहीं होते, जैसा कि आपका सिग्मा बॉन्ड में होता है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में क्या होती है, ओवरलैपिंग कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो अवेलेबल है लेकिन ये वीकली हेल्ड है, तो कोई रीएजेंट बाहर से आके इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से चुरा के ले जा सकता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेके जा सकता है तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्शन क्या होता है, गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से बॉन्ड टूटना जोड़ना। बॉन्ड टूटने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही होता है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मीथेन है ऑब्वियसली वो कम रिएक्टिव होगा किससे, C2H4 एंड C2H2 से। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। नाउ लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस चीज पे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ओके, इस टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो इस चीज पे जो भी आपने यहाँ पे समझा है कि किस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसके बेसिस पे काफी सारे, या हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, इंटेक्स में 3 क्वेश्चन है, मैंने तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन निकाला है और उनके बारे में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको जो भी ये स्ट्रक्चर दिया गया है बच्चों, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने हैं एंड हर कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब ये चीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाओ, ओके। मैं 3 क्वेश्चन करके दूंगा आपको, 3-3 4-4 क्वेश्चन और हैं इन क्वेश्चंस में, इन टेक्स्ट में, आप उनको ट्राई करो। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाओ। तो देखो, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकता है। मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, 3 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन बन गया। अब देखो इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड तो खत्म हो गए, तो अब एक ही तो बना सकता है अगले कार्बन के साथ, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि अगले कार्बन के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल ही होगा क्योंकि इसके 4 ही हो सकते हैं। अब देखो ये कार्बन जो है ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो वो ऊपर होगा यहाँ पे, और बाकी डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा कार्बन आ गया। फिर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऊपर जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल था। अब अगर कोई आपसे बोल दे कि इसमें टोटल नंबर सिग्मा और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनाओ बताओ, और टोटल इसमें हर कार्बन के आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे, ये सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी पाई, सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा एक एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा 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 सिग्मा। अब आप काउंट कर लो कितने सिग्मा हैं और कितने पाई है, ओके, सिंपल है। और दूसरी चीज है कि आपको हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना। अब इस कार्बन में देखो 2 पाई 2 सिग्मा, तो ये क्या हो गया बच्चों, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इस कार्बन की बात करो 2 पाई 2 सिग्मा, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसकी बात करूंगा 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसकी बात करोगे फिर sp2 हो गया, और इसकी बात करोगे तो चारों सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों पेपर में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के बन गए, तो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बना देता हूँ। अगले से ऑब्वियसली एक से ही जुड़ेगा क्योंकि 3 तो यूज हो गए, तो अगले से एक से जोड़ दो। अब एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया, डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, फिर ऊपर एक हाइड्रोजन है। अब देखो इस कार्बन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो उसके साथ वो हमेशा वो जो कार्बन है ये कितने ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इसके लिए इस वाले कार्बन के साथ इसका एक ही बच गया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ अब आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड पूछेगा, तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक सिग्मा, ये बीच वाला ऊपर नीचे पाई। काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई। एंड नाउ अगर आपसे पूछे हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हो गया। इसमें देखो एक आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आपका sp2 हो गया।
ये भी sp2 हो गया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये sp हो जाएगा। हाँ या ना? आई होप आपको समझ आया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको कराता हूँ, छोटा सा है, सिंपल सा है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के साथ साफ साफ दिख रहा है एक डबल बॉन्ड तो बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होंगे। कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा 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 पाई। ओके, तो 3 सिग्मा 1 पाई हो गया और ये कितना हो गया? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि 1 पाई है इस पे। ओके, और ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? ऑब्वियसली जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ रखा है ये। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में बस एक और चीज पूछी गई है जो है बच्चों इसका शेप। तो शेप के लिए आपको वीडियो देखनी है वेस्पर थ्योरी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी 4th चैप्टर का पार्ट है। वेस्पर थ्योरी अगर आप देख लोगे वीडियो, आपको बिल्कुल आसानी से इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बेसिकली कैसे बनेगा, ये है इस तरीके से। ये कैसे आता है ये आप वेस्पर थ्योरी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका एक ट्राइंगल बन गया जो एक प्लेन में है, तो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड कर दूं बच्चों कि अगर आपसे बोलता है कि अगर कार्बन के अराउंड चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसका शेप, जस्ट मैं वेस्पर थ्योरी से ही बता रहा हूँ, उसको रिकॉल करने के लिए, वो होता है आपका टेट्राहेड्रल। आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगा। ठीक है, वो कैसा शेप होता है? जैसे मान लो कि एक कार्बन है, 2 बॉन्ड आगे की साइड आ रहे हैं, इस प्लेन से आगे की साइड आ रहे हैं, एक पीछे की साइड जा रहे हैं, तो दैट मींस ट्राइपॉड का स्टैंड हो गया और एक ऊपर। ओके, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप। अगर आपके पास एक भी डबल बॉन्ड है तो वो प्लेनर शेप होता है, एक ही प्लेन में होगा पूरा, जैसे ये मैंने बनाया। ओके, और अगर मान लो कि आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के अराउंड तो वो लीनियर शेप होगा। ओके, ये बिल्कुल लीनियर शेप होगा। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपके काफी काम आई होगी। आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कैसा कार्बन दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, 10 से कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे क्या थी, उसको किस रिएक्शन से रिजेक्ट किया गया, देन किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं, उन बॉन्ड्स में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, उसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चैप्टर के अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। We will meet in next video. Thanks for watching. Bye bye.